चलाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए कि उर्दू के लिए जितना भी काम हो बहुत अच्छा अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बल्कि उर्दू की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने कोई सवाल अगर कोई किसी को सवाल पूछना है तो अच्छा, सब लोगों की एक प्यास रह गई, वो ये कि आपके साथ नहीं सोचते हमने पहले, क्योंकि आप शायद ही हैं तो कोई अपनी पसंदीदा गजल या कोई शेर सुना सकते। जी, पूरी गजल तो मुझे लायक नहीं, लेकिन मैं अपनी नौजवानी के ज़माने की गजल का दो शेर सुनाता हूँ। इस बज़्म रंगो बू में निगारों से खेलिए, इस बज़्म रंगो बू में निगारों से खेलिए, 2 दिन की जिंदगी है बहारों से खेलिए। दुनिया न ले उड़े कहीं कातिल के नाम से, दामन बचा के खून के धारों से खेलिए। एक दूसरा शेर है, तुम्हारे गुंचए लपके तबस्सुम हाय उड़िया से, तुम्हारे गुंचए लपके तबस्सुम हाय उड़िया से, गले मिलने चली आई बहारें भी गुलिस्तान से। गुलिस्तान से मुझे मतलब ज़्यादा याद नहीं है ज़बानी, क्योंकि साफा नहीं पड़ता ज़्यादा मेरा से। मजमा नहीं, नज़में शाये होती हैं। थोड़ा 30-35 साल पहले जब मेरे पास ऊपर कोट पे एक बज़्म थी, बज़्म अंजुम, उसमें मैं पढ़ा करता था। मुशायरे में जाता था तो वहाँ पढ़ा करता था। उसका मैं सदर था बज़्म अंजुम का। लेकिन उसके बाद कहते हैं वो जब मैं बम्बई चला गया तो उसी तरह मुनक़ता हो गया, इसलिए फिर मेरा ताल्लुक नहीं रहा। फिर फिल्मों में जो चला गया। जी हाँ, ऊपर कोट का हमारा घर है, अभी भी है घर हमारा, लेकिन हम लोग जब तक बम्बई में लौटे हैं तो हमें सिविल में ही रहना पड़ रहा है। ये बच्चे वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते और बच्चे कुछ जाने में शौरा भी थे आपके? जी हाँ, मुख्तार हाशमी साहब थे, और कहते हैं आपके अंजुम मीनाई थे, मैकश कानपुरी थे, मैकश इब्राहिमी थे, और आपके बशीर बदर साहब मेरे बहुत से दोस्त थे, मेरे यहाँ बैठा करते थे। और कहते हैं आपके यूनिवर्सिटी थे, और ये कहते हैं उसके मुहिद्दीन अहमद मुहिद्दीन अस्सी, वो मजाकिया शायर थे, मलाह में कहते थे। बहुत से शायर मेरे यहाँ बैठा करते थे, करीबन 30-35 शायर बैठा करते थे नंबर में, और मैं उसका सदर था। वहीं से मैंने मतलब शायरी की शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। आप किसी किताब पे काम कर रहे हैं फिलहाल, किसी नावल का पढ़ लिया? जी, नावल तो आजकल चल नहीं रहे, मैं अफसाने अक्सर लिखता रहता हूँ। शहबानी उर्दू में आते हैं, परवाज़ यादव एक रिसाला है उसमें आते हैं, और कई सालों में छपता हूँ, मतलब बराबर छपता रहता हूँ। लेकिन कहते हैं नावल तो चल नहीं रहे। अब एक किताब छप रही है, अपने सभी के साथ सबके तरह से मेरे ऊपर एक किताब छाप रहे हैं साहब, वो लिख रहा हूँ आजकल जी, और उसके बाद अपनी याददाश्त लिखवाऊँगा मैं। और वो हैं डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब। अच्छा हाँ मैं आपसे पूछा था कि दावत ही आप बहुत कुछ कहना चाहते थे जो आपने तहरीर में फरमाया, तो कुछ कीजिए। वो किस मतलब किस मुतालिक मैं मुझे ध्यान नहीं जी। फिल्मों में मतलब मेरी एंट्री राजवंश के नाम से हुई थी। फिल्मों में मेरी एंट्री राजवंश के नाम से हुई थी। एस.वी. नारायण साहब ने मुझे बुलाया था पहली बार। उसके बाद मैं 10-12 जगह साइन हुआ, उसमें मैंने शायद आपको दिखाए भी थे, 10-12 जगह साइन हुआ। उसके बाद 12-13 फिल्में बनी मेरी, लेकिन वहाँ पर कुछ एक तो मैं ज़्यादा इसका फिल्म के बिजनेस से वाकिफ नहीं था, मुझे मिसयूज किया गया। तो उसके अलावा ये राजवंश नाम का कुछ लोग वो था कि
मैं उसी नाम से मशहूर था। वो पब्लिशरों के कुछ झंझट हो गए थे, तो उस वजह से मुझे मतलब वो छोड़ कर बॉम्बे छोड़ रहा था। नहीं साहब, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे पढ़ने वालों का कहना है। मेरे पढ़ने वालों का कहना है कि मेरे एक नावल का प्लॉट कभी किसी दूसरे नावल से नहीं मिला और एक नावल का कोई किरदार दूसरे नावल से नहीं मिला। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे पढ़ने वालों का कहना है। और ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला की करम है, अल्लाह की देन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको हिंदी में आपकी जी अच्छा, जवाब जहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि जितने आपने नावल लिखे हैं, आप क्या समझते हैं आपका सबसे कामयाब नावल कौन सा? कामयाब मेरे जो नावल तो काफ़ी छपे हैं, मुझे गिनती भी याद नहीं है, लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा छपने वाला नावल है, जो सबसे ज़्यादा बिका है उर्दू में, वो यादों के साथ पहला ही नावल था मेरा। उसने मुझे बहुत अच्छा मुकाम दिलाया, बहुत बिका था। उसका पंखड़िया में मेरा अच्छा नावल था, बहुत बिका। और ऐसे पत्थर की कमर था मेरा एक नावल, बहुत बिका वो भी। तो पत्थर की कमर पे नारायण साहब फिल्म बना रहे थे, ऐसी नारायण साहब, तो वो उसी दौरान में उनका इंतकाल हो गया, इसलिए वो फिल्म रुक गई। तो कहते हैं मैं वो 5 बड़े मेरे पसंद का नावल है, 5 बड़े है, जिसमें मैंने 5 बड़ों की अदालत दिखाई थी, 5 आर्टिस्टों को दिखाया था। 5 बड़े उसको उसकी अहमियत को जासूसी नावल था मेरा 5 बड़े। उसमें मैंने एक ऐसी अदालत दिखाई थी कि जो मुजरिम किसी तरह से कानून से छूट जाते थे, किसी भी नुस्खे पे, वो अदालत उनको सजा देती थी। वो नावल मेरा बहुत पसंदीदा था, और मेरा ही नहीं, वो उसके लिए आलेमा सरूर साहब ने भी लिखा था। उसके ऊपर मजमून लिखा था, आलेमा सरूर साहब ने भी लिखा था। वो मेरे उस्ताद थे सरूर साहब, तो मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो मेरे उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा था। 5 बड़े और एक बावला नावल था, जिसमें मैंने दिखाया था कि जुर्म को मरना चाहिए, मुजरिम को नहीं। अगर सजा मिलनी है तो अगर आप किसी को फांसी की सजा दी गई और उसे मार दिया गया, फांसी पे चढ़ गया, तो वो जुर्म तो खत्म नहीं हुआ, मुजरिम खत्म हो गया सिर्फ अपराधी। तो जुर्म को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए उसको बावला एक कैरेक्टर था, बहुत लंबा चौड़ा, उसको डेवलप किया था मैंने कि किस तरह से वो हंसते खेलते जराइम करता था। और कहते हैं उससे यानी लोग डरते थे, लेकिन नौजवान तबका उसे पसंद करता था, नौजवान तबके का हीरो बन गया था वो। तो कहते हैं उसको जब ये 5 बड़े की अदालत ने ये देखा, उसे सजा हुई, मौत की सजा सुनाई गई, तो उसने हाथ से ऐसे कर दी। जब 5 बड़े की अदालत ने ये देखा कि तो जुर्म हीरो बन गया, बावला के स्टाइल में लोग बेल्ट बांधने लगे, और कहते हैं जब नौजवान बावला के स्टाइल में बातें करने लगे, हाथ हिलाने लगे, घूसे मारने लगे, मारपीट करने लगी, तो उसने कहते हैं अदालत में उस बावला को किडनैप कराया। किडनैप करा के बावला को घरेलू जिंदगी में लेकर आया, समाजी जिंदगी में लेकर आया। अपने वो उसकी शादी कराई, एक बच्चा हो गया उससे, और फिर जो रिश्तों की मोहब्बत होती है, जब तक खानदान न हो आदमी का, तो खानदान के जरिए कहते आदमी समाज में घुसता है, और समाज से धीरे धीरे खानदान बन जाता है। फिर वो मौत से डरने लगा, जब वो मौत से डरने लगा, उसके बाद उसको कहते हैं दोबारा पकड़वाया गया, दोबारा पकड़वा के उससे सजाए मौत दी गई। तब वो चिल्ला रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ, मैं इस समाज के लिए जीना चाहता हूँ, मैं उसको भला करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी वो कहते हैं कि सजा मिल गई, इस तरह से जुर्म खत्म हुआ। तो जो लोग उसके स्टाइल में, जो नौजवान उसके स्टाइल में बेल्ट बांधने लगे थे, उसके स्टाइल में बाल काटने लगे थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उसमें लिखा है 5 बड़े की अदालत, 5 बड़े की अदालत में और बावला के लिए
کہ کہتے ہیں جرم کو ختم کیا جائے، مجرم کو نہیں. ایک سوال ہے آپ سے جی لوگوں کے لکھنے چاہیے جی برس کرتا ہے جی اور ماشاء اللہ ہر بار دیکھیے تو اس کا کیا دیکھیے اس کا راز تو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو خدائے اللہ شریف کا تحفہ ہے کہ میں 8-10 دن میں ایک دعوی تیار کر کے بڑا اٹھا لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں. بس یہ ہے کہ مجھے کوئی اور کام نہیں تھا، اپنے لکھتا رہتا میں گھر میں بیٹھا. کیونکہ لکھنا ہی میرا پیشہ تھا، لکھنا ہی میرا کہتے ہیں روزی تھی، تو لکھتا رہتا تھا ہر وقت. اور کسی اور کوئی مطلب ادھر ادھر ٹائم نہیں خراب کرتا تھا. اس سے مجھے رنگ بھی ملا اور میں نے ہر موضوع پہ لکھا. تشکیل اتنے سینکڑوں کے کام جی 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 یہ اللہ کا کرم ہے کہ میری ایک کتاب بھی دوسری کتاب سے نہیں ملی. کتاب تو ملے ہوں گے، نام تو ملے ہوں گے نہیں. نام پر نام بھی نہیں، نام پر کیا مطلب. نام تو یہ کہ اس میں چاہے کسی میں رمیش لکھا، دوسرے میں کہتے ہیں کسی کا نام کچھ اور ہو گیا. یہ نام تو مل جاتے ہیں، کچھ اور نہیں پڑتا. یہ بتائیے کہ ہندی میں جو آپ نے لکھی راج ونش کے نام سے، جی 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 تو وہ آپ سمجھے کہ آپ سے ہندی نسلوں کا کیا ہے؟ ہندی آتی ہے مجھے، لیکن میں اتنا فاسٹ نہیں لکھ سکتا. ہندی مجھے پوری آتی ہے، بہت اچھی طرح آتی ہے. یہ نہ سمجھ میں ہندی نہیں جانتا، لیکن میں اتنا فاسٹ نہیں لکھ سکتا. نہیں میں اردو میں لکھتا ہوں اور وہ انواد ٹرانسلیٹ ہو کے کرتے ہیں. ہندی مجھے اچھی آتی ہے لیکن میں فاسٹ ٹرائی کر دیتا ہندی میں. ہندی میں نے بعد میں اپنی ڈیولپ کی تھی. اور کہتے ہیں میرے راج ونش کے ناول جو ہندی میں کر رہے ہیں تو پھر ساری میری لینگویج ہوتی ہے. اگر ورڈ بدل دیا جائے گا تو اس میں جو اس کا بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے ہندی مجھے آتی ہے لیکن کہتے ہیں سب کو معلوم رہتا تھا کہ میں اردو میں لکھ رہا ہوں اور پھر ہندی میں ٹرانسلیٹ کرا کے چھاپتے ہیں. اچھا، آپ کی نظر میں ہندی اردو کیا دو زبانیں ہیں یا کیا؟ نہیں صاحب، ہندی اردو دونوں ایک زبان ہے اور کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. تو ہم اردو کو ہندی سے الگ نہیں سمجھتے. جو ہم اردو میں ہندی بولتے ہیں، ہندی میں اردو بولتے ہیں. آپ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں اردو بھی ہوتی ہے، اردو زیادہ ہوتی ہے، ہندی کم ہوتی ہے. کسی میں ہندی زیادہ ہوتی ہے، اردو کم ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. یہ ہماری ہندوستانی زبان ہے جو ہے. یہ اردو جو ہے ہماری ہندوستانی زبان ہے اور ہندی ہماری قومی زبان ہے. تو ہندی اور اردو الگ نہیں ہے ایک دوسرے سے، ہم نہیں سمجھتے. اور بہت اچھی زبان ہے. ہندی کا لٹریچر بہت اچھا رہا ہے. اچھا، یہ پوچھیں یا آپ کے بیگم سے پوچھیں، وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں کردار پہلے آتا ہے کہانی بعد میں، یا کہانی پہلے آتی ہے کہ کردار بعد میں؟ میں پہلے مطلب یہ سوچتا ہوں جیسے کوئی بھی کہانی کا یہ سوچتا ہوں ٹاپک پہلے، یعنی پہلے بنیاد سوچتا ہوں کہ کیا مطلب کس ٹاپک پہ لکھنا ہے، مطلب کیا لکھنا ہے. اس کے بعد میں اس کے بولتا ہوں اور پھر اس کا کیریکٹر نکالتا ہوں. اور آپ اگر یہ سوال میری بیگم سے کرنا چاہتے ہیں موضوع میں، آپ کر دیجیے. اچھا، آپ کا ایک سوال پوچھ رہی ہے. جی بولیے بھائی. جی جی یہ بات کر نہیں ہے ابھی. جی 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 کے ماحول سے متاثر ہو کر بھی لکھتا ہوں. جیت سے متاثر ہو کر جیت کے ماحول سے بہت سے ناول لکھے ہیں. پنکھیاں ناول میرا جیت کے ماحول سے متاثر ہو کر لکھا ہوا ہے. یادوں کے سائے جیت کے ماحول سے متاثر ہو کر لکھا ہوا ہے. اور عموماً آدمی رائٹر جو ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں جائے گا نہیں، دنیا سے باہر سے نہیں جائے گا نہیں.
तो ज़्यादा से अतराफ के माहौल से ही उसको टॉपिक मिलते हैं, उन्हीं से डिस्कस होता है और वो निकालता है। हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं, हमारे पड़ोस में कुछ ताकि कोई दुखी है, किस बात के लिए दुखी है, या किसी के साथ कोई बुरा हुआ नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ, या किसी की लाइफ खराब है, कोई गरीब है तो अपनी गलतियों से अपनी उसकी काहिली के गरीब रह रहा है, या उसके कहते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जो जितनी न्यूज़ के माहौल से लेके दिख रहा है शायरी का स्कूल होता है, क्योंकि आप भी बड़े प्रोड्यूसिंग राइटर हैं जी जी, तो उसमें क्या उन पर नाजिल हो रही होती हैं चीज़ें या सादगी सारी चीज़ें? बिल्कुल नहीं, वो आते हैं गैर सही मज़ामीन ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोस है। ये अल्लाह ताला की तरफ से वो गालिब का एक चेहरे है, अल्लाह ताला की तरफ से जब हम लिखने बैठते हैं तो जो टॉपिक होता है बुनियाद होती है वो तो हमारे जहन में होती है, लेकिन उसके बाद भी चलता है वो शरीर खामा यानी कलम का सरदर जो होती है ना, उससे टॉपिक में होते हैं, उससे निकलता है। पर अगर ये जिस रफ्तार से आप लिखते हैं वो तक नहीं हो सकता नहीं होती, अल्लाह की है। ये तो हमारे साथ बहुत डायलॉग पहले के और ये हर फनकार का और कोई मुसव्विर होता है वो अपने गरज से वो तस्वीर बनाने के लिए बैठता है तो क्या वो अपने हाथ से बनाता है? वो तो गॉड गिफ्ट होता है, तो उसका ब्रश अपने आप चलेगा, हम उससे दूर चल जाता है वो ब्रश। हर गॉड हर फन जो होता है गॉड गिफ्ट है। हम गाना नहीं गा सकते, लोग बहुत अच्छा गाना गा देते हैं, इसलिए वो गॉड गिफ्ट है। लेकिन आप की सिचुएशन क्या है आजकल हिंदुस्तान में? हालांकि सवाल बहुत पूछ चुके हैं लोग, देखिए उर्दू को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट भी इसको कर रही है, उर्दू एकेडमी है और कौमी काउंसिल है, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू है, ये लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं उर्दू को फरोग देने की और उर्दू के लिए अच्छी मतलब हमें अच्छी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, लेकिन ये कि हमारे पहले बच्चों की उसमें उर्दू रहा है तो बच्चों के लिए उर्दू की लिटरेचर हमारे लिए उर्दू है। वैसे उर्दू की पोजीशन यहाँ पे उतनी खराब नहीं है, अच्छी है और इंशाअल्लाह ताला आगे अच्छी होगी। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे जो पीछे चल रहे हैं उर्दू वाले वो लेके चलेंगे हमारे कम से कम उम्र तो आज जैसे लोगों जैसे माशाल्लाह आप कहाँ बैठे हुए तो कहाँ बैठ के उर्दू के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से फरोगते बात ऐसी कामों के लिए तो उर्दू बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे कोई खराब पोजीशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे और ठीक होनी है और हमें ठीक करनी है। और जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उर्दू को तो कहते हैं उसका हमें वो करना चाहिए, मतलब मदद लेनी चाहिए। उर्दू अकेडमी में मुशायरे होते हैं, उर्दू अकेडमी में अवार्ड बांटे जाते हैं तो कहते हैं गवर्नमेंट काउंसिल कराए फरोग उर्दू में वो अच्छे अच्छे राइटरों को छापती है, मौलानी छापती है, उनके अच्छे पेमेंट करती है जो उर्दू लिखने वाले कहते हैं अगर यहाँ पर उर्दू ज़्यादा लिखती नहीं है बहुत सी मतलब हिंदी के मुकाबले में ज़्यादा नहीं लिखती, उसे उर्दू कम लिखती है और उसके लिए कहते हैं कौन सी पढ़ाई को उर्दू या कहते हैं उर्दू अकेडमी है उर्दू लोग पैसे देती हैं राइटरों को, जो उर्दू के राइटर हैं उससे वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो कहते हैं उर्दू की पोजीशन मतलब हम ये तो नहीं कह सकते बहुत अच्छी है, लेकिन है अच्छी है और आप जैसे लोग मौजूद हैं उनकी पोजीशन अल्लाह ताला का सिखाना है। आप जैसे ख्याल ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज के यूनिवर्सिटी से आगे तो क्या आप क्या नहीं समझते कि उर्दू के नजरिए से यूनिवर्सिटी का नुकसान हुआ क्या सोचता? नहीं वो मीडिया कोई और आ गया वो वाला ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई मतलब कोई बड़ा या दिया जाता होगा, अगर कोई दूसरा राइटर एक राइटर हटता है तो अल्लाह ताला उसको भेजता है, एक अदाकार हटता है तो अल्लाह ताला उसको शूट कराएगा, दूसरा को शूट कर देता है। जैसे कहते हैं मैंने तो सारे उर्दू में ही लिखा था, जो लिखता था मेरे डायलॉग होते हैं सारे उर्दू में होते थे और कहते हैं और जो
जो इंडस्ट्री में मौजूद हैं उनमें सब अभी जावेद अख्तर साहब मौजूद है उर्दू वाले, वहाँ सलीम मौजूद हैं, सलीम साहब जो अच्छे उर्दू वाले हैं, सलमान खान के बाप वो मेरे दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं, और बहुत से राइटर हैं उनका। इससे इसी से एक राइटर के हट जाने से किसी दूसरे का नुकसान, किसी इंडस्ट्री का या कहीं का नुकसान नहीं हो सकता। तो हम साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तान की तो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो पाकिस्तान की तो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो कोई आपको खाता है पाकिस्तान से या कोई वहाँ के अजीबों से और इसको उर्दू परवान चढ़ाने के लिए इस तरह में शायद फरमाइए। पाकिस्तान की तो कौमी जुबान उर्दू है और पाकिस्तान में उर्दू भोजपुरी बोली जाती है। पाकिस्तान के फनकार हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें डिलीट करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कहते हैं वेलकम कहते हैं। और पाकिस्तान में जो कहते हैं जो उर्दू का लिटरेचर फसला है वो कहते हैं हम उससे हम मदद लेते हैं और हम कहते हैं यहाँ के पढ़ते हैं। और हम पाकिस्तानी हमारे नावल पढ़ते हैं, मेरे नावल बहुत जाते थे पाकिस्तानी, कितने शकी साहब के नावल बहुत जाते थे पाकिस्तानी। तो कहते हैं पाकिस्तान तो जी पाकिस्तान में एक दफ़ा गया था, लेकिन लाहौर से वापस आ गया, ज़्यादा दिन नहीं रहा था, तो मेरा दिल नहीं लगा। अगली बार आप जाएं तो फूड स्ट्रीट जरूर जाएं, जान भाई कह रहे हैं जी ध्यान रहेंगे। कोई और कोई सवाल तो जो इसमें टेक्नोलॉजिकली जो ये रेवोल्यूशन आया हुआ है, कंप्यूटर और ये लैपटॉप और आईफोन और ये सब स्मार्टफोन, ये क्या आपके नाज़ों में होगा या अभी तक वही गरारे? मैं जाऊँगा अगर मौका मिला मुझे लिखने का, जैसे उस पर सीरियल लिखा मैंने कोई अफसानों में तो मैंने अभी तक यही किया है, चाहते हैं कि अपने समाजी मसाइल उठा देता हूँ बहुत करीबी और कहते हैं आवाम के करीब रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ अगर मुझे बड़ा सीरियल मिला तो मैं देखने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर कहते हैं आपकी घर का कोई सीरियल मिल जाए मुझे, जासूसी सीरियल मिल जाए तो उसमें ये इस टाइप के लाया जा सकते हैं। साइंस फिक्शन तो मैंने पहले तो कभी नहीं लिखे, लेकिन दिखाया जा सकता है। आपके किरदारों में आपकी कभी बेगम का किरदार आ गया? हर किरदार में बेगम का किरदार का जब हीरोइन बनाता हूँ किसी को, मैं अपनी बेगम को ही तस्वीर करता हूँ। मुझे कहीं बाहर तस्वीर करने की जरूरत नहीं पड़ती, माशाल्लाह में अपनी बेगम को देखने के बाद। हमने आपकी बेगम से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे नाम से कोई किताब उन्होंने साथ की हो, मेरे नाम से किताब की हो। तो अब मोहतरमा सीमा फारूक साहिबा पूछ रही हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे मैंने जिंदगी उनके नाम कर दी है, मैंने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी। एक किताब क्या, सब किताबें उनके नाम है, मैं करूँ या न करूँ सब किताब उन्हीं के नाम है। और क्या कर सकते हैं, वे मेरी बेगम है और हमारा सालों का साथ है। हाँ आदि सलीम के करीब गुजरा हमारा साथ, और इससे बड़ा क्या होगा हमारा कितना अच्छा साथ है कि हमने जिंदगी उनके नाम कर दी। जिंदगी उनके नाम पर जी। अच्छा मेरी बेगम जी जी सलाम आप कैसी है? खैरियत से है जी। माँ की सुरेश में आप लोगों को उठा दिया हमने, लेकिन हम लोग आप लोगों से मिलना चाहते थे, अपने दोस्तों से आपको मिलवाना चाहते थे, उनको मदद करिए। बात है आप लोगों से मुलाकात हो रही। देख लीजिए आप मेरी बेगम को, बोलिए उनके बाद कहीं और मुझे कहीं और से कोई तस्वीर लेना पड़ सकता है एलियन का। आपकी शिकायत
نے پہنچاتی ہے کہ آپ کے نام کوئی کتاب نہیں تھی، امید ہے کہ اگلی کتابیں آپ کے نام ہونی چاہیے. کوئی ہمارے لیے تاکید اور کوئی اشارہ اور کوئی رہنمائی چند الفاظ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ تاج صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں. آپ نے یہ آپ سب نے مجھے یاد رکھا. آپ لوگ کرتے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں نے مجھے اتنا عزت دی، اتنا دیا. اور آپ کا بس آپ کے لیے کوئی میسیج تو یہی ہے کہ ہاں اردو کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کرتے رہیے. اور جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بیگم کا اور نقوی کا اور مکی بھائی کا. جی میں پہلے ترنم جی کا شکریہ پہلے میں کرنا چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا. ترنم جی نے میرے لیے اس وقت ترنم جی اور ان کے حسین میرے لیے مجھے انہوں نے تکلیف کیے ان کی ہمارے لیے. اور کہتے ہیں یہ ہم لوگ پروگرام میں ہیں تو ان کے مہربانی میں ہے. ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو رحمت دی صبح صبح اور ملتے رہیں گے آپ سے انشاءاللہ. ہمیں آ جائیں ترنم کی طرف شکل دکھوا دیجیے. ترنم بہن کیسی لگ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھی ٹھیک ہو؟ یہ ہماری بہن یہ جی ہماری انہیں بہن ہے. ہمیں اچھا شیطان مجھے یہ کر رہی تھی یہ کیا میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے عارف صاحب چلانا ہے تو ارے میں تو سمجھ جب آپ زیادہ گھبرائے تو جلدی سے میں نے بتا دیا. آپ کے بتایا تھا یہ منریگا کی سیکرٹری ہے اور بہت اتنی مانی ہوئی اپنے علاقے کی اور یہ علاقے سڑکوں سے اخباریں یعنی موسم میں اور راشن سرحد میں کرنا چاہتے ہیں لوگ پریشان ہیں رورل امپلائمنٹ پر. ٹھیک ہے خدا حافظ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو سب کو دیکھنے کو ملا. ناشتے کیا گاڑیاں انڈے پراٹھے نہیں ناشتہ ہو گیا. یہی ناشتہ ہے. انڈے پراٹھے اچار چلی ہوئی ہر چیز بھیج دے رہی ہوں آپ کو بھی. بات کرنا ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پتا نہیں کیوں کرے